हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो कि नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारे क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। ओके, तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। अब तक आप लगभग 6 लेक्चर तो हो चुका है। तो 6 लेक्चर्स में आपने देखा था सेल क्या होता है, फिर हमने सेल के स्ट्रक्चर पे बात करनी शुरू की, तो जिसमें कि हम डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियस पे बात की थी और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म खत्म होते होते सेल ही खत्म हो जाएगा। तो ये लंबा टॉपिक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आप सभी आदमी हेल्दी होंगे, घर में होंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, तो जो कि है साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म? देखिए, बैक क्लास में हमने जब न्यूक्लियस डिस्कस किया था तो वहां मैंने एक बात मैं थोड़ा क्लियर करना रह गया था, वो मैं कर लेता हूं बात, फिर मैं साइटोप्लाज्म स्टार्ट करूंगा। आपने देखा था कि जो न्यूक्लियस था वो एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर था जो सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता था। यही था ना न्यूक्लियस? आपने देखा है ना वो लेक्चर? अगर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, फिर इसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा। ओके ना? ठीक है। तो उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल था। अब याद कीजिए, जब सेल के टाइप्स हमने किए थे शुरू में ही, तो उसमें हमने क्या देखा था कि 2 टाइप्स के सेल, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक, और वहां पर भी एक बार न्यूक्लियस की चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि प्रोकार्योटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस व्हाइल यूकार्योटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो कल जो हमने न्यूक्लियस की बात की वो किसका न्यूक्लियस था? वो यूकार्योटिक सेल का न्यूक्लियस था। आप कहोगे सर प्रोकार्योटिक सेल का न्यूक्लियस कैसा होता? मैं कहूंगा होता ही नहीं। ठीक है ना? मैं कहूंगा होता ही नहीं। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, उसका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, यानी कि उसके ऊपर में कोई मेम्ब्रेन उम्ब्रेन नहीं होता है, और वो एकदम फ्लोट करता रहता है, फ्रीली फ्लोट करता है पूरे साइटोप्लाज्म, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो लिक्विड बंद होता है उसके अंदर फ्लोट करता रहता है, यानी उसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। समझ गए ना? तो कल जो हमने बात की थी वो किसके न्यूक्लियस की बात की थी? यूकार्योटिक सेल के न्यूक्लियस की बात की थी। ओके, और एक्सपेशली हम देखा जाए कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम यूकार्योटिक सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं स्पेशली। प्रोकार्योटिक सेल के यहाँ प्रोकार्योटिक सेल का क्या स्ट्रक्चर? एक सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर में यही साइटोप्लाज्म जो कि यहाँ हम बात कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल जो कि नेकेड सा होता है, फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और कुछ राइबोसोम्स जो कि हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनेल्स में आएगा इसी साइटोप्लाज्म के अंदर टॉपिक के अंदर में। तो राइबोसोम्स जब हम वहां आएंगे तो वहां भी हम बात करेंगे क्या अंतर होता है राइबोसोम्स में, प्रोकार्योटिक सेल के राइबोसोम और यूकार्योटिक सेल के राइबोसोम में डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस होता है वहां देखेंगे। समझ गए ना? तो बस ये याद रखिएगा। कोई पूछे प्रोकार्योटिक सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा, तो हम कहेंगे कि देखिए भाई, उसका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है, उसका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, वो घूमता रहता है। एक जगह पे न्यूक्लियोइड नाम दे दिया जाता है उसको कई बुक्स में, तो उस पे नहीं जाना है, उसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। डिफिनीशन ही यही है प्रोकार्योटिक सेल का, डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड यूकार्योटिक सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, तो साइटोप्लाज्म हम लोग कंटिन्यू करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? तो देखिए डिफिनीशन लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंट, समझ गए? ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके आर पार दिख जाए। ट्रांसपेरेंट ग्रेनुलर जेली लाइक सेमी फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी ये एक ट्रांसपेरेंट करने का मतलब जिसके आर पार दिख जाए, कोई मतलब कोई इसमें ये नहीं है। ट्रांसपेरेंट समझ रहे आप? जैसे वाटर आर पार दिख जाता है ना, प्योर अच्छा साफ पानी हो तो आर पार दिखता है ना, तो वाटर टाइप। तो ट्रांसपेरेंट ग्रेनुलर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेनुलर? ग्रेनुलर मींस ये जो होगा ना उसके अंदर में छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स होंगे। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ग्रेनुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर में आप क्या समझिएगा, जैसे आप अगर कभी जिंदगी में स्क्रब देखे हो, चेहरे का लोग स्क्रब करता है, आई होप आपने देखा होगा स्क्रब, चेहरे का स्क्रब किया जाता है। स्क्रब आता है कंपनी सबका, इसी कंपनी का प्रचार थोड़ी करना है हमको। हाँ, तो स्क्रब आता है। स्क्रब को कभी आप देखिएगा ना, तो स्क्रब के अंदर में देखिएगा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, जैसे लगेगा उसमें कुछ ग्रेन्स जैसे। स्क्रब चेहरा साफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो ग्रेन जो देखे होंगे वो समझ गए होंगे, जो नहीं देखे होंगे तो आप किसी से पूछ लीजिएगा स्क्रब कैसा होता है। या मान लीजिए आप ऐसा समझ लीजिए कि
किसी स्मूथ चीज में, मान लीजिए कि आपके पास मिल्क क्रीम है और वो क्या हुआ ना, उसमें आप बालू डाल दिए, बालू डाल दिए और उसको मिक्स कर दिए। अब क्या होगा, मिल्क क्रीम पूरा स्मूथ होगा और उसके अंदर आपने बालू डाल दिया, बालू क्या होगा, ग्रेनुलर हो जाएगा ना, तो ग्रेनुलर लगने लगेगा ना, आया समझ में। तो वैसा ही होता है। तो साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट ग्रेनुलर, यानी कि उसमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे महीन महीन दाने, ग्रेनुलर जेली लाइक, इट मींस वाटर की तरह पतला नहीं होगा, जेली लाइक होगा। जेल जानते हो क्या, बाल में लगाया जाता है जेल, तो आपको ये भी नहीं पता भाई, जेल होता है ना, बाल में लगाया जाता है जेल, मतलब जो ना लिक्विड है ना जो ना सॉलिड है, उनके बीच वाला सेमी फ्लूइड, देख रहे हैं ना, नाम क्या लिखा है, सेमी फ्लूइड, यानी कि ना लिक्विड और ना सॉलिड, इसको सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं हम लोग, समझ गए ना। जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है, समझ गए। तो जेल समझ लीजिए, हेयर में जेल लगाते वही, हाँ। तो ट्रांसपेरेंट ग्रेनुलर जेली लाइक सेमी फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये कहां मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच। यू ऑल नो कि सेल जो है सबसे उसका आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है ना, उसी में क्या कौन मौजूद रहता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। समझ में आ गया होगा। जो साइटोप्लाज्म, देखिए आपके नोट में डिफिनीशन लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म का, और वो डिफिनीशन है कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिविंग, हाँ ये छूट गया था यहाँ पे, लिविंग यानी कि ये जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, लिविंग, ट्रांसपेरेंट लिविंग ग्रेनुलर जेली लाइक सेमी फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ओके, ये ट्रांसपेरेंट है, लिविंग है, ग्रेनुलर है, जेली लाइक सेमी फ्लूइड है, जो कि मौजूद होता है किसके बीच, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच। ओके, अब अगर बात करें तो ये सेल का मेजर पार्ट है, सेल का मेजर पार्ट यही है। सेल के अंदर में सबसे बड़ा आप जानते हैं एनिमल सेल है तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा न्यूक्लियस होगा, और प्लांट सेल है तो सबसे बड़ा वैक्यूल होगा ना। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सेल का मेजर पार्ट है, और सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। अब आपको कोई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, देखिए हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस आप जानते हैं। देखिए आप ये बात जानते हैं कि दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, यू ऑल नो इट। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज जिसमें कुछ नया बनता है, और केमिकल नहीं, फिजिकल चेंज वो जिसमें कुछ नया नहीं बनता है, और केमिकल चेंज वो जिसमें कुछ नया बनता है। जैसे कागज था, हमने कागज को फाड़ दिया, टीयरिंग ऑफ पेपर, हमने फाड़ दिया, कागज था, फटने के बाद भी कागज ही, कौन सा प्रोसेस हुआ, कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। पहले वो कागज था, किसी काम का था, अब रद्दी है, तो ये फिजिकल चेंज हुआ ना। लेकिन पहले भी कागज था, बाद में भी कागज है, कुछ नया थोड़े बना, तो ये फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कुछ नया बनता है। जैसे उसी कागज को हमने जला दिया तो राख मिल गया आपको, तो राख क्या हो गया, कुछ नया बना ना। तो केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज का जो प्रोसेस होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कागज था, जलने के बाद राख है, कागज जब जल रहा था और वो राख में बदल रहा था, तो वो जो बीच में जब कागज जल रहा था उस समय क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो वो चेंज का जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो जितने भी हमारे लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। ध्यान दीजिएगा, लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है बायोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं या लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने कुछ टूट रहे हैं और जितने कुछ बन रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत कुछ टूटता है, बहुत कुछ नया बनता है, बहुत कुछ पुराना टूटता है, बहुत कुछ नया बनता है। जैसे हमारा कोई सेल डेड हो गया, तो हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई सेल डेड हो गया तो वो सेल हमारे बॉडी का काम का नहीं है। हमारा बॉडी क्या करेगा, उस सेल को तोड़ ताड़ करके उसमें से क्या करेगा, रॉ मटेरियल निकाल के नया सेल बना लेगा। तो टूटा ना, और उस रॉ मटेरियल फिर नया सेल बना तो कुछ बना ना। तो ये सारे कुछ जो हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, ये सारे रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो सभी कलेक्टिवली, यानी सबको अगर एक जगह लाया जाए तो क्या कहा जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज।
समझ में आया? तो साइटोप्लाज्म जो है वो आपके सेल का मेजर पार्ट है, यानी सेल का जो मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, वो क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है। और जितने भी मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जितनी भी मेन बायोकेमिकल रिएक्शंस है, वो सारे के सारे कहां परफॉर्म होते हैं? साइटोप्लाज्म। समझ में आया होगा? थर्ड पॉइंट है वाटर इज इट्स मेजर कंपोनेंट, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो मेजर कंपोनेंट मतलब क्या? किसी चीज को जो बनाता है उसका कंपोनेंट कहलाता है। तो वाटर जो है वो साइटोप्लाज्म का क्या है? मेजर कंपोनेंट है, यानी मेन कंपोनेंट क्या है? साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट क्या है? मेनली वो किस चीज का बना होता है? वाटर का। स्पेस स्ट्रक्चर पे भी हम लोग आएंगे, क्या क्या होता है, और भी बातें हम देखेंगे, बहुत कुछ और भी होता है, लेकिन इसका मेजर कंपोनेंट क्या है? जैसे ये मकान है, इस मकान का मेजर कंपोनेंट क्या होगा? ब्रिक्स। इसका मतलब थोड़ा इसमें सिर्फ ब्रिक्स है, अरे भाई और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेजर क्या है? ब्रिक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेजर कंपोनेंट है इसका वाटर। अगर आप साइटोप्लाज्म को देखो तो इसको दो मेजर पार्ट्स इसके होते हैं साइटोप्लाज्म के। फर्स्ट इज साइटोसोल एंड सेकंड इज सेल ऑर्गेनल्स। फर्स्ट इज साइटोसोल एंड सेकंड इज सेल ऑर्गेनल्स। व्हाट डू यू मीन बाय साइटोसोल एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑर्गेनल्स, उसे अब हमें देखना है। साइटोसोल, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है सारी बातें, तो नोट्स भी देखते चलिएगा और सुनते चलिएगा। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट, अभी हमने तुरंत बात की ना कि साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है, इसमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। आप उस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर को हटा दीजिए और जो फ्लूइड पार्ट बच गया ना, वही साइटोसोल है। यानी साइटोसोल साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट हो गया। देखिए आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि साइटोसोल इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का ये फ्लूइड पार्ट है, व्हिच इज विस्कस, जो कि विस्कस होता है। विस्कस मतलब चिपचिपा, विस्कस मतलब चिपचिपा, which is viscous and contain a number of chemical substances। यानी साइटोसोल फ्लूइड पार्ट है, विस्कस है, चिपचिपा है, और उसमें एक अनेक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं, लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, a number of chemical substances। The cytosol is the fluid part of cytoplasm which is viscous and contain a number of chemical substances like protein, fat, carbohydrates, vitamins, minerals, water, etc. Okay? Okay. जितने भी मेजर बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं या जितने भी मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो सारे के सारे साइटोसोल में ही होते हैं। और उन रिएक्शंस को करवाने के लिए जो भी एंजाइम्स, जो भी कैटालिस्ट, जो कुछ भी चाहिए, बहुत से ऐसे रिएक्शंस होता है जिसको करवाने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन होता है। देखिए कई रिएक्शंस ऐसा होता है जो होते ही हो जाता है, यानी कि दो रिएक्शन जब होता है ना, तो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करती हैं तो प्रोडक्ट बनता है। आपको पता है, इस समय मैंने न्यूट्रल नॉनमीटर जब पढ़ाया था तो मैंने रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाया था आपको। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो कई ऐसे रिएक्टेंट है जिसको एक साथ रखिए खट्टाक से रिएक्शन कर जाएगा, और कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको करवाने के लिए कोई दूसरा केमिकल होना चाहिए, उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। 10th में जाएंगे तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में, समझ गए ना। तो वो कोई अगर ऐसा रिएक्शन बॉडी के अंदर या सेल के अंदर होने वाला है जिसके लिए कोई केमिकल होना चाहिए या कुछ, जो भी कुछ, समझ गए ना, रिएक्शन करवाने के लिए जितना भी कुछ चाहिए वो सब साइटोसोल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, वेरी गुड। तो साइटोसोल जितने भी मेजर रिएक्शंस हैं वो कहां होते हैं? साइटोसोल में होते हैं, फ्लूइड पार्ट। ओके ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स। व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स या व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स? तो सेल ऑर्गेनेल्स आर टाइनी, टाइनी मींस छोटे छोटे, बहुत छोटे, टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर which perform certain functions and help in the living of cell of the organism। यानी सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है। यानी ऐसे अगर देखने जाओगे ना तो दिखेगा भी नहीं। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिखेगा, आपको अधिक से अधिक न्यूक्लियस दिख जाएगा, सेल ऑर्गेनेल नहीं दिखेगा। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो है क्या? सेल ऑर्गेनेल्स छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और अलग अलग सेल ऑर्गेनेल अलग अलग सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, राइबोसोम है उसका काम है प्रोटीन बनाना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसका काम है लिपिड सिंथेसाइज करना, गोल्गी एपरेटस है उसका काम है पैकिंग करना,
मतलब सभी सेल ऑर्गेनेल का अपना अपना सर्टेन फंक्शन है और वे सारे फंक्शंस मिलकर क्या करते हैं, सेल को जिंदा रखते हैं। सेल को क्या करते हैं, जिंदा रखते हैं। ओके, समझ में आया होगा। तो सेल ऑर्गेनेल्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, अगर आप सेल ऑर्गेनेल्स की मेन सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग 9 सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे लास्ट तक में। 9 लगभग 9 मेन है, हो सकता है 10 से 11 भी पढ़ ले हम लोग, लेकिन 9 तो पक्का है कि जो हमें पढ़ना है। और उन 9 मेजर सेल ऑर्गेनेल्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, फिर राइबोसोम, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर प्लास्टिड्स, फिर गोल्गी बॉडी, फिर वैक्यूल्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड सेंट्रोसोम। ये 9 मेन है जो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और भी अगर कुछ हो गया तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ये 9 लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा साइटोप्लाज्म। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, साइटोप्लाज्म तक तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग अपना फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करेंगे जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, फिर हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा सीक्वेंस है। आई होप यहां तक तो क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा सेल ऑर्गेनेल है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। जब आप सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कई ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और कई ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और कुछ तो ऐसे हैं जो नेकेड है। राइबोसोम नेकेड है, कुछ ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है लाइक लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। हम लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ते चलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जैसे न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता था ना, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो क्या करता है। अब देखिए, मैंने बताया कि हर एक सेल ऑर्गेनेल अपना अपना एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्टेड फूड यानी कि ग्लूकोज में से एनर्जी रिलीज करने का काम करेगा। क्या करेगा, रिलीज एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, यानी कि डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज करने का काम करेगा। और वो डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज। तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोई पूछे व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल व्हिच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड दैट इज ग्लूकोज। दैट इज ग्लूकोज। ओके, देखिए हम लोग जो फूड डाइजेस्ट करते हैं ना, उसमें जो ग्लूकोज होता है उसी से हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया, इसको डिस्कवर किया रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में। कितने में डिस्कवर किया, 1890 में। और नाम रखा किसने, बेंडा ने 1898 में। अब आप लोग सर ऐसे कैसे, देखिए पहले आप थोड़ा सा हिस्ट्री समझिए। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर कर लिया अल्टमैन 1890 में, 1890 में। लेकिन उस समय उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा, उन्होंने उसे कहा बायोप्लास्ट। क्या कहा उन्होंने, बायोप्लास्ट। ये अल्टमैन ने नाम दिया था बायोप्लास्ट, लेकिन इसका जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया वो रखा किसने, बेंडा ने। किसने रखा, बेंडा ने। उसका नाम था कार्ल बेंडा। रिचर्ड अल्टमैन ने खोजा और कार्ल बेंडा ने इसका नाम रखा 8 साल के बाद 1898 में। तो डिस्कवर्ड, तो पूछो हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, हम कहेंगे रिचर्ड अल्टमैन इन 1890 एंड नेम्ड बाय बेंडा इन 1898। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अब एक बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स में नहीं है। पहली बात तो प्रोकैरियोटिक में तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि डू नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगा नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, वो तो पक्का नहीं होगा, मेम्ब्रेन वाला बाउंड वाला होगा ही नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में तो होगा ही नहीं, लेकिन यूकैरियोट्स में भी सब में नहीं है।
देखिए क्या लिखा है कि फॉर ओनली फाउंड इन हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स, यानी यूकैरियोटिक में भी किसको, किन यूकैरियोटिक्स, जो हायर यूकैरियोटिक्स है। हायर यूकैरियोटिक्स कहा जाता है कि जो बाद में आए, जिनका बाद में दुनिया में आए वो, यानी जो हायर है, जैसे हम लोग हायर यूकैरियोट्स में आते हैं। प्लांट्स, बहुत से प्लांट्स हैं जो हायर यूकैरियोट्स में आते हैं। अब दुनिया में जो चलते फिरते चीज देखते हैं ना, वो सब हायर ही है लगभग, तो उनके बॉडी में होता है। तो ये हर एक सेल में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट्स में तो पक्का ही नहीं पाया जाएगा, और यूकैरियोट्स में भी सिर्फ किन यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, हायर यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट लाइन जो इसके लिए यूज किया जाता है, ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल? अब देखिए जरा यहां से समझने की चीज है, थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करते हैं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे। देखिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है? देखिए एक बात बताइए, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं, कौन कंट्रोल करता है? कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, यानी जितने भी सेल के ऑर्गेनेल हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो किसके हिसाब से काम करेंगे? न्यूक्लियस के हिसाब से काम करेंगे। पक्का? ठीक है। लेकिन अच्छा, न्यूक्लियस के हिसाब से काम करेंगे, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारा जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन फाइबर, याद है? तो उसके पास डीएनए है, और डीएनए के हिसाब से वो सारा काम करवाता है। मैंने कहा था ना कि हम जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक, जो कुछ भी हम करते हैं, सब हमारा वो डीएनए में सब कुछ फीड होता है पहले से, कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सब कुछ फीड है डीएनए में। तो जैसे अब देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि हमारा देश है, हमारा देश भारत, प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं, है ना, इतने सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, यूनाइटेड में चला गया, तो मान लीजिए जितने भी स्टेट्स हैं, तो सारे स्टेट्स किसके हिसाब से काम करते हैं? केंद्र सरकार के हिसाब से, सेंटर के हिसाब से, क्योंकि उनके पास क्या है? संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया के सारे स्टेट्स वर्क करते हैं। तो आप ये समझिए, अगर आप ये समझिए इंडिया एक सेल हो गया, तो उसके जो स्टेट्स हो गए उसके सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स किसके हिसाब से फंक्शन करेंगे? इंडिया के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वही बात सेल के अंदर, सेल के सारे ऑर्गेनेल्स किसके हिसाब से काम करेंगे? न्यूक्लियस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए है, डीएनए है। अब देखिए, लेकिन कई ऐसे भी स्टेट हैं हमारे भी राज्य में, जिनके पास खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था, जिसमें जम्मू कश्मीर, याद होगा आपको, बड़ा अच्छा न्यूज बना था, धारा 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, सुने होंगे आप लोग न्यूज में थोड़ा बहुत। जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक ऐसा राज्य था जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था। हम लोग ट्राई कलर जो हमारा है झंडा, प्यारा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो झंडा तो 3 कलर वाला हम लोग मानते हैं ना उसको। बिहार के पास अपना कोई झंडा है? हम लोग बिहार में रहते हैं, क्या बिहार के पास अपना कोई झंडा है? नहीं है। हम लोग जो हमारा देश का प्यारा झंडा है उसी को हम लोग अपना झंडा मानते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के पास अपना झंडा भी था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी वो भारत का पार्ट था, अब नहीं है। अब नहीं है, था, इसीलिए था यूज कर रहे हैं। था, उसके पास अपना फ्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपने रूल रेगुलेशंस थे बहुत सारे, यानी वो इंडिया का पार्ट होते हुए भी उसको कुछ स्वायत्तता मिली हुई थी, अपने हिसाब से फंक्शन करने का मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि पास उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक इसी तरह हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का डीएनए है। देखिए स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए है, इसीलिए उसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर 2 सेल ऑर्गेनेल्स सेमी ऑटोनोमस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हम लोगों में नहीं पाया जाता, वो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन वो भी सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब समझ गए? सेमी ऑटोनोमस उन सेल ऑर्गेनेल्स को कहेंगे जिनके पास खुद का डीएनए होगा और खुद का राइबोसोम होगा। खुद का राइबोसोम। राइबोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। समझ गए ना? प्रोटीन बनाता है, मेन प्रोटीन ही है, खेल सारा प्रोटीन का ही है।
देखो जो भी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर बनता है, जो कुछ भी होता है, सब प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन मेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी है और खुद का प्रोटीन भी है, यानी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने वाला खुद का पुलिस भी है। आप समझ लीजिए कि राइबोसोम एक तरह से उस डीएनए, मतलब डीएनए में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है ना, उसके हिसाब से प्रोटीन बनाना किसका काम है? राइबोसोम का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी है, खुद का प्रोटीन भी है। प्रोटीन कहते खुद का राइबोसोम भी है, तो खुद का प्रोटीन बना सकता है ना। सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनता है वो न्यूक्लियस के ऑर्डर के हिसाब से बनता है। न्यूक्लियस जैसा ऑर्डर देगा उसके हिसाब से प्रोटीन बनाएगा, कोई और ऑर्डर नहीं दे सकता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, तो ये अपना प्रोटीन खुद से बना सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। और यही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल वर्ड हम फिर यूज करेंगे जब हम प्लास्टिड पढ़ेंगे। आप यहीं पे समझ लीजिए सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस मींस दोज सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच हैव देयर ओन डीएनए एंड ऑन राइबोसोम्स। जिसके पास खुद का डीएनए हो, खुद का राइबोसोम्स हो, उन्हें कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। क्लियर हुआ होगा? इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश में जैसे जम्मू कश्मीर था, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन डीएनए, इंडिया सेल, उसका कॉन्स्टिट्यूशन डीएनए, और जम्मू कश्मीर के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक छोटा सा पार्ट इंडिया का जिसके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का डीएनए, तो वो हो गया सेमी ऑटोनोमस। कहा भी जाता था जम्मू कश्मीर सेमी ऑटोनोमस स्टेट, सेमी ऑटोनोमस स्टेट। तो उसी तरह यहां सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल किसे कहेंगे? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल वैसे सेल ऑर्गेनेल जिसके पास खुद का डीएनए हो और खुद का राइबोसोम हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का सेल ऑर्गेनेल और खुद का राइबोसोम है। देखिए सच बात यह है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री जबरदस्त है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग एडवांस करते हैं। क्लास में रहते तो हम लोग कितना एडवांस करते हो तो आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि ये लेक्चर चल रहा है तो आप लोग क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम एडवांस कर भी नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है ना। चलिए क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आप लोग डॉट्स देखिए, एक बात, लेक्चर कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सर से डॉट नहीं पूछ रहे हैं। कितना डॉट्स होता है क्लास में, तो ये नहीं कि डॉट्स नहीं पूछ पा रहे हैं तो ठीक है चलो बात नहीं, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं। आप लोग जब पढ़ेंगे, लेक्चर देखिएगा तो डॉट्स आएगा ना मन में, या नोट्स पढ़िएगा तो डॉट्स आएगा ना मन में। अभी डॉट्स अगर आपको पूछना हो तो या तो आप वही व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है या जो फोन करके जैसे भी आपको पूछना है पूछिए, एकदम पूछिए ही। या अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मेरा डॉट्स हम नहीं पूछेंगे अभी, तो आप उस डॉट्स को नोट डाउन करके रख लीजिए, वहीं पर पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए या साइड में लिख लीजिए बॉक्स बना के। और जब ये क्लास में तो पक्का एक बार रिविजन करवाएंगे, फिक्स है रिविजन करवाएंगे, तो जब वहां रिविजन करवाएंगे तो वहां आप डॉट्स पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ठीक है हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, इसका हिस्ट्री थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री। देखिए ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म रहा होगा। ध्यान से सुनिए, क्या रहा होगा? एक प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म रहा होगा, यानी कि ये किसी सेल के अंदर नहीं रहा होगा। पहले ये सेपरेट अपना जिंदगी बिताता होगा, अलग प्रोकार्योट्स होगा। और ऐसा प्रोकार्योट्स होगा जो एरोबिक होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन यूज करता होगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये खासियत है कि वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन का यूज करके फूड को बढ़िया से उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है। देखिए हमारे बॉडी के अंदर या रिस्पायरेशन जो होता है ना, देखिए फूड से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन होते हैं दो तरह के, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन वो जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन वो जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पूरा का पूरा एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। वही एरोबिक रिस्पायरेशन कर सकता है जब माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन वाले, तो ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले अलग रहता होगा, बाहर रहता होगा, किसी सेल के अंदर नहीं। वो एक अलग ऑर्गेनिज्म होगा, एक अलग प्रोकार्योट्स होगा। देख रहे हो ना, इसके पास खुद का मेम्ब्रेन है, खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो ये एक प्रोकार्योट्स होगा। हुआ क्या होगा, कोई दूसरा प्रोकार्योट उसको निगल गया होगा, इनगल्फ कर गया होगा, या कोई यूकार्योट इसको निगल गया होगा, इनगल्फ कर गया होगा। जैसे अमीबा खाता है ना सीडोपोडिया बना के, तो क्या किया होगा, कोई दूसरा सेल इसको खा गया होगा। तो जब उसको खा गया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां आ गया होगा, सेल के अंदर आ गया होगा। सेल के अंदर आकर के इसने क्या किया होगा, समझौता कर लिया होगा। किसके साथ? सेल के साथ। सेल के साथ समझौता किया होगा कि देखो भाई हमको मारो मत, हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। सेल ने पूछा होगा क्या काम आ सकते हो, उसने कहा अरे मेरे पास ऐसा अद्भुत क्षमता है ना, तुम हमको ऑक्सीजन दो, हम तुमको एनर्जी देंगे बहुत ज्यादा।
तो वो सेल कहेगा हम तो पहले से ही एनर्जी निकालते हैं। तो क्या कैसे निकालते हो? तो बोला होगा एनारोबिक रिस्पायरेशन से। एनारोबिक रिस्पायरेशन से बहुत कम एनर्जी निकलता है, एरोबिक रिस्पायरेशन से बहुत ही एनर्जी निकलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का होगा अरे तुम एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हो ना, कम एनर्जी मिलता है तुमको, हमको मौका दो ना, हम एरोबिक रिस्पायरेशन करके देंगे और तुमको खूब एनर्जी मिलेगा। उसी फूड से, जिस फूड से देखिए एनर्जी जो निकलता है वो एटीपी के फॉर्म में निकलता है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में मात्र 2 एटीपी मिलता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 एटीपी मिलता है। अब सोच के देखिए आप, एनारोबिक रिस्पायरेशन में मात्र 2 एटीपी मिल रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 एटीपी मिल रहा है। आप में से जिन बच्चों को बहुत ज्यादा इच्छा हो रही होगी एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन समझने की, तो क्लास 10th वाला लेक्चर में देखिएगा आप, एरोबिक और एनारोबिक 2 लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9 और 10 शायद लैब प्रोसेस चैप्टर में अपलोडेड है वो यूट्यूब पे, तो आप चाहे तो वहां देख सकते हैं अगर ज्यादा आपको समझने की इच्छा हो तो, नहीं तो हम थोड़ा बहुत यहां समझा ही देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का होगा कि तुम एनारोबिक करते हो ना, 2 एटीपी मिलता है, हमको मौका दो ना, हम 38 एटीपी देंगे, 19 गुना ज्यादा। सेल ने सोचा होगा फायदा का सौदा है। सेल ने कहा होगा तुम लोगे क्या बदला में? बोला बदला में कुछ नहीं लेंगे, हमको खाना पीना दो, हमको रहने दो, हमको खाना पीना दो। तो ऐसा रिलेशनशिप, ये म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा होगा हम तुमको फायदा देंगे, सेल ने कहा होगा चलो हम भी तुमको फायदा देंगे, हम तुमको खाना पीना देंगे, शेल्टर देंगे, रहने देंगे, सब कुछ हम करेंगे। तो इसमें दोनों को फायदा हो गया ना। ऐसे रिलेशनशिप को बायोलॉजी में कहा जाता है सिम्बायोसिस। क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस। पढ़े होंगे आप सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों को फायदा होता है, उसे कहते हैं सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस डेवलप किया होगा किसने किसने? माइटोकॉन्ड्रिया और सेल ने। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां रहने लगा होगा? वो सेल के अंदर रहने लगा होगा। शायद हिस्ट्री समझ में आया होगा आपको, नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, आया तो बहुत अच्छा बात, समझ गए ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से कहां आ गया? सेल के अंदर आ गया और रहने लगा, और रहने लगा तब से माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ही है। और समझौता हुआ तो इसके पास अपना डीएनए था, अपना राइबोसोम था, वो रखे हुआ है। तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। तो समझ में आया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्या होता है? आप सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कुछ नहीं समझे तो आप इतना समझ लीजिए कि वैसा सेल ऑर्गेनेल जिसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम हो, उसे कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। और ऐसे 2 हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमारी बॉडी में होता नहीं है, एनिमल बॉडी में होता नहीं है, सिर्फ प्लांट बॉडी में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहां माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम बनाया हुआ है, आपके नोट में भी बनाया हुआ है, देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अगर आप देखें तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। तो देखिए सबसे पहले इसके मेम्ब्रेन दिखाए गए, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। देखिए यहाँ इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ रॉड शेप्ड होता है। अमीबा जो ये क्या कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रॉड शेप्ड होता है। तो मैंने इसको कट करके दिखाया, आधा पर से कट करके, रॉड शेप्ड सा होता है, समझ गए ना, ऐसे रॉड शेप्ड सा होता है। बुक में भी देख लीजिएगा अगर बुक हो आपके पास तो। देखिए ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया बाहर वाला, और ये इसका इनर मेम्ब्रेन हो गया, समझ गए? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड दिख गया आपको। अब देखिए अब इसमें बात करें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसके हिसाब से चलते हैं। तो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ एंड पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो स्मूथ होता है, एकदम चिकना होता है, पोरस होता है यानी कि छिद्र युक्त होता है, यानी चीजें अंदर बाहर हो सकती हैं, पोरस होता है, समझ गए? पोरस, पोरस मतलब छिद्र युक्त। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, पोरस है। सेकंड है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टल। देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है, देखिए ध्यान से, उंगली जैसा, उंगली जैसा, उंगली जैसा, उंगली जैसा दिख रहा है ना, उंगली जैसा, उंगली जैसा, उंगली जैसा। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो अंदर की तरफ धसे हुए हैं, इसे कहते हैं क्रिस्टई। यहां देखिए क्रिस्टई, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिस्टई। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टई कहते हैं। समझ में आया? क्रिस्टई। द इंटरनल कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में अब देखिए 2 चेंबर बन गया, एक चेंबर आउटर चेंबर बना जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच है। एक आउटर चेंबर बना ना, अरे फर्स्ट मेम्ब्रेन और सेकंड मेम्ब्रेन में ऐसे फिंगर लाइक, तो फर्स्ट मेम्ब्रेन और सेकंड मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस बना ना रे, उस स्पेस को क्या कहेंगे? आउटर चेंबर। क्या कहेंगे बाबू? आउटर चेंबर। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली जगह है वो क्या कहलाएगा? इनर चेंबर। तो आउटर चेंबर और इनर चेंबर, और इनर चेंबर जो होता है वो भरा हुआ होता है मैट्रिक्स से, यानी इनर चेंबर में एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। आया समझ में? मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? तो मैट्रिक्स कंटेन अ सर्कुलर डीएनए। देखिए मैट्रिक्स के अंदर
सर्कुलर डीएनए है। वेरियस केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स में अगर आप देखो तो बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन मैंने कहा था ये करता है, तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन को परफॉर्म करने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो मौजूद होंगे। फिर इसके पास एडीपी होगा, एटीपी होगा, एडीपी एटीपी। चलिए फंक्शन जब हम पढ़ने लगेंगे तो थोड़ा सा हम बात कर लेंगे एडीपी एटीपी पे, अभी आप सुन लीजिए सिर्फ। तो मैट्रिक्स में जो है मैट्रिक्स एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर जो है राइबोसोम होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, बहुत से केमिकल्स होंगे, एडीपी होंगे, एटीपी होंगे, बहुत सारी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होता है, वो होता है, यानी बहुत सारा चीज होता है, समझ गए। और जो देखिए क्रिस्टेई, अब देखिए ये जो क्रिस्टेई है, क्रिस्टेई, अब देखिए क्रिस्टेई के मेम्ब्रेन पर देख रहे हैं आप कुछ निकला हुआ सा है, देख रहे हैं आप कुछ निकला हुआ सा है, छोटे 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 छोटे, आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये जो निकला हुआ इसे हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स। क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम्स, या हम इसे कहते हैं F1 पार्टिकल्स। ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल्स क्रिस्टेई के मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल। और यही ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखिए कोई आदमी पूछेगा आपसे कि एरोबिक रिस्पायरेशन कहां होता है, तो आपको कोई माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम बढ़िया बात है, सही बात है। लेकिन अगर कोई आदमी बहुत गौर से पूछने लगे कि नहीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कहां होता है, तो उसको हम आंसर क्या देंगे? ऑक्सीजोम्स में या F1 पार्टिकल्स में। कहां होता है F1 पार्टिकल्स? तो जो क्रिस्टेई है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उसके मेम्ब्रेन पर है F1 पार्टिकल्स। ओके ना, चलिए ठीक है। देखिए the membrane of cristae has some small rounded bodies called F1 particles or oxysomes. These F1 particles are the actual site of oxidation of glucose. यानी यही जो F1 particles है, यही जो oxysomes है, यहीं पर क्या होगा? ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहीं पर क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो शायद आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, पक्का आया होगा, आई होप समझ में आया ही हो आपको। कोई दिक्कत हो तो डॉट पूछिएगा निश्चिंत होकर। डायग्राम आप नोट वाला भी बना सकते हैं, या नोट वाला डीएनए ज्यादा डायग्राम ज्यादा टफ लगता है, ये बना लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए अगर ज्यादा दिक्कत हो तो, और अगर नहीं तो ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, सबसे पहला इसका एक ही फंक्शन है, क्या? ये एनर्जी रिलीज करेगा फ्रॉम ग्लूकोज, यानी ये डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज करने का काम करेगा। एक ही फंक्शन है इसका। तो इट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड दैट इज ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। यानी ये ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करता है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में, और प्रोड्यूस करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जिस प्रोसेस से ये एनर्जी रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। और रिस्पायरेशन में भी कैसा रिस्पायरेशन? एरोबिक रिस्पायरेशन। समझ गए? इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसे उसका साइट क्या, उसका जगह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया ही। तो फंक्शन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो गया कि इट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड दैट इज ग्लूकोज, और ये सारी बातें। अच्छा, एक बात और ये था कि ये साइट है सेलुलर रिस्पायरेशन का। अब देखिए एनर्जी रिलीज यही करेगा, तो जो एनर्जी देने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखिएगा, एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सारे सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ कुछ आएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम में आता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, न्यूक्लियस में आपने देखा डायरेक्टर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल। फिर आप देखेंगे गोल्गी बॉडी में आएगा पोस्टमैन ऑफ द सेल। सब जब हम पढ़ते चलेंगे तो हम समझते चलेंगे, तो अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको पूछा जाएगा तो व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, कहेंगे बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो सेल को जो भी एनर्जी चाहिए वो कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल।
समझ गए। अब अगर आप देखोगे तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की अगर बात करें तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 50 से लेके 50,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। किसी किसी सेल में 50 होता है, किसी किसी सेल में 50,000 होता है। अब आप कहोगे कैसे सर, ऐसा कैसे? ए भाई एक बात बता, जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा उसको ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ना। तो जिस सेल का एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है, जिस सेल का एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। सिंपल, समझ गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर वेरीज फ्रॉम 50 to 50,000 एंड जिस सेल के अंदर नंबर की जरूरत कम होगी, जिसके अंदर नंबर जरूरत कम होगी एनर्जी की, उसके अंदर में कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जिसके अंदर ज्यादा होगा उसके अंदर में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, जैसे अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग नहीं दौड़ते धूपते, हम लोग ऐसे रखते हैं, तो हम लोग के जांग में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हमारे बॉडी सेल्स में अन्य सेल्स की तुलना में हमारा जो जांग है उसमें क्या होगा, हमारा जो थिक्स है उसमें क्या होगा, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए चलते फिरते रहने के लिए। बाइसेप्स ट्राइसेप्स, अब देखिए बाइसेप्स ट्राइसेप्स लगातार मूव करता है तो उसमें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको, तो वहां पे ज्यादा एटीपी होगा, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन एक बात बताओ, जो हैवी वर्क करने वाले, जैसे कोई किसान है वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, या मान लीजिए कोई मजदूर है जो ईटा ईटा उठाने का काम करता है, तो हमारी तुलना में वो ज्यादा हैवी वर्क कर रहा है ना, तो उसके मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो उसके मसल्स के अंदर में क्या होगा, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा। सिंपल सा लॉजिक, 50 से लेके 50,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके ठीक है। अब मैंने बात की थी थोड़ी सी एडीपी और एटीपी में मैं बात करूंगा, ठीक है, बोल देता हूं मैं, नोट में लिखा हुआ है तो बोर्ड पे क्या लिखेंगे आप समझ लीजिए। एडीपी क्या होता है, एडीपी मतलब हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी का फुल फॉर्म हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक केमिकल है, और एटीपी हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो भी एक केमिकल है। एडीपी से ही एटीपी बनता है। एडीपी में जब हम क्या करते हैं, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ देते हैं, यानी कि फॉस्फेट आयन को जब हम जोड़ देते हैं किसके में, एडीपी में, तो वो एटीपी बन जाता है। एडीपी में जब फॉस्फेट आयन जोड़ते हैं तो वो एटीपी बनता है, और ये जोड़ने में एनर्जी लगता है। एडीपी में फॉस्फेट आयन जोड़ने में क्या होता है, एनर्जी लगता है, और वो एनर्जी कहां से आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी निकालता है ना ग्लूकोज को तोड़ करके, उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, एडीपी और उस फॉस्फेट आयन के बीच में बॉन्ड बना देते हैं। वो एनर्जी खर्चा हो गया बॉन्ड बनाने में, अब एटीपी बन गया, और जब इसको एनर्जी चाहिए होगा सेल को, तो ये क्या करेगा, फिर इस एटीपी को तोड़ के एडीपी या फॉस्फेट बना देगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा ना। जो एनर्जी बॉन्ड बनाने में लगाया, बॉन्ड टूटने पे वही एनर्जी बाहर आ जाएगा ना, वो एनर्जी बाहर आएगा तो सेल यूज कर लेगा। आया समझ में। तो जब ग्लूकोज को तोड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को वो क्या करता है, एडीपी और फॉस्फेट आयन के बीच में बॉन्ड बनाने में खर्चा कर देता है, मतलब वहां पर वो जमा कर देता है एक तरह से। और फिर क्या करता है, जब उसको जरूरत होता है तो क्या करता है, उस बॉन्ड को फिर तोड़ देता है और फिर से एटीपी और एडीपी और फॉस्फेट आयन बाहर आ जाता है और एनर्जी निकल जाती है, एनर्जी को सेल यूज कर लेता है। तो यही प्रोसेस है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी देने का। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी टॉपिक हुआ आज का, लेकिन कोई बात नहीं, मजा भी आया होगा आपको, पक्का मजा आया होगा। ओके ठीक है, तो इतना तक कर लिए। देखिए आप लोग नोट्स कंप्लीट करते चलिए, साथ में पढ़ते चलिए। बार बार कह रहा हूं, देखिए इतनी मेहनत से पढ़ाने का फायदा तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, समझ गए ना। इतना मेहनत किसके लिए, आप ही लोगों के लिए ना। तो ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा, वैसे आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग कर रहे हैं, तो कीजिए। प्रॉब्लम्स जो भी होता है वो पूछिए, आराम से पूछिए, कोई घबराने उबराने की जरूरत नहीं है, ये नहीं डरना नहीं है। और आपको पता है हमसे तो डरते नहीं हो तुम लोग, मतलब पढ़ाई लिखाई में डिसिप्लिन में तो पिटेंगे ही। मतलब कहने का मतलब है कि डरते तो हो नहीं, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स आप जानते हैं कि मेरे से क्वेश्चन पूछने पर आपको कभी डांट नहीं लगेगा, तो आप फोन करके पूछिए या व्हाट्सएप से कीजिए, या जो भी आपके पास मेथड्स है ना। नहीं कुछ हो रहा है तो फोन कीजिए, और कुछ नहीं आ रहा है ना, कुछ व्हाट्सएप में टाइप करने में दिक्कत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप फोन लगा दीजिए, डायरेक्ट नंबर है आप सबके पास, तो कॉल कीजिए और प्रॉब्लम पूछिए और साथ में करते चलिए। और जो भी ट्यूशन खुलेगा नोट्स चेक करेंगे और एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। थ्योरेटिकल तो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं बनाए होंगे, आपके पास बुक्स होगा कि नहीं होगा। वैसे चैप्टर अगर खत्म होगा तो मैं सीट अपलोड कर दूंगा, लेकिन तब तक मैं ट्यूशन खुल जाना चाहिए हम लोग का, कोशिश करेंगे इंस्टीट्यूट खुल जाए तब तक, तो वो चलिए तब का तब देखेंगे। अभी आप कम से कम टॉपिक्स करते चलिए, और जो भी बुक्स आपसे भैया दीदी से अवेलेबल हो जाए अगल बगल से, वो बुक्स ले लीजिए और उसको पढ़िए। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।